हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ वन रिएक्टेंट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एटम और ग्रुप ऑफ अनदर रिएक्टेंट। जब किसी एक रिएक्टेंट के एटम को या उसके किसी ग्रुप को किसी दूसरे रिएक्टेंट के किसी एटम या ग्रुप से जब रिप्लेस करते हैं तब इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो टाइप में डिवाइडेड होता है। अब बात करते हैं, अब हमने बात किया उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन न्यूक्लियोफाइल बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल। जब एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को दूसरे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तब उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन शॉर्ट फॉर्म इट इज कॉल्ड SN रिएक्शन। तब इसको हम कहते हैं SN रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन न्यूक्लियोफाइल बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर अगेन आर ऑफ टू टाइप्स। ये फिर से दो टाइप के होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ अगेन टू टाइप्स, दैट इज SN1 एंड SN2। तो ये दो टाइप के होते हैं, SN1 और SN2। पहले हम लोगों ने पढ़ा SN2 मैकेनिज्म के बारे में। तो इन केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैंने हाइलाइट लिया तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जब केमिकल रिएक्शन का रेट दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, तब इसको हम कहते हैं SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म जो कि बाइमोलिक्यूलर है क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल रिएक्शन में साथ साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इट इज बाइमोलिक्यूलर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने इसको सेकेंड ऑर्डर कहा। और दो एक्टिव मॉलिक्यूल है इसलिए क्या हो गया, बाइमोलिक्यूलर हो गया। ठीक है, तो दिस इज SN2 mechanism. So when rate of reaction is depends on concentration of reactant, concentration of substrate and concentration of nucleophile. Concentration of substrate and concentration of nucleophile, it is called SN2 mechanism. और SN2 mechanism में पहले जो है वो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट बहुत ही लेस है। ग्रुप में प्राइमरी हैलाइड की प्रॉपर्टी है या प्राइमरी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसमें प्लस आई इफेक्ट कम होता है। तो इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो ट्रांजिशन स्टेट के कारण, ट्रांजिशन स्टेट के बनने के बाद होता है। जैसे मैंने कहा ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल। तो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में मिलकर के क्या करते हैं, पहले स्टेप में ये दोनों मिलकर के एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। इट फॉर्म्स द ट्रांजिशन स्टेट। और यहां पे मैंने आपको बताया कि इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो कार्बन की बैलेंसी है वो भी ट्रांजिशन स्टेट में रहेगी। तो एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और एक तरफ अभी लिविंग ग्रुप भी रिमेनिंग है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो बैलेंसी है कार्बन की वो अभी अनसैटिस्फाइड है। ठीक है, और फिर फाइनली ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो चला जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। फाइनली द ट्रांजिशन स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो अगर
CH3 के साथ OH को मैंने एज अ न्यूक्लियोफाइल लिया तो यहां पे बन जाएगा CH3OH और लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएगा। लिविंग ग्रुप इज पासेस फ्रॉम द साइड, है ना, लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और SN2 रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसा है? प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। तो इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। तो यहां तक हम लोगों ने अभी बात कर लिया है, उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। हियर द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और अगर कोई शॉर्ट कार्बन है, मिथाइल है, तो वो ज्यादा एक्टिव होगा SN2 के लिए, ठीक है। और SN2 मैकेनिज्म के लिए, SN2 रिएक्शंस को कैरी ऑन होने के लिए हमें जरूरत पड़ती है अप्रोटिक सॉल्वेंट्स की, अप्रोटिक सॉल्वेंट्स की, ऐसे सॉल्वेंट की जो प्रोटॉन डोनेट नहीं करते हैं। जैसे उसके एग्जांपल्स हमने लिखे थे, लाइक एसीटोन के साथ डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड्स, ये सब अप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। इनके प्रेजेंस में होता है SN2 मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन के सॉल्वेंट्स भी ध्यान रखना है। अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स का यूज होता है यहां पर। अब बात किया हमने SN2 रिएक्शन के स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। तो SN2 रिएक्शन, जब SN2 मैकेनिज्म मान लीजिए हैलाइड है और वो कायरल कार्बन वाला हैलाइड है। कायरल कार्बन अभी आप आराम से समझ सकते हैं कि कायरल का मीनिंग क्या है। कायरल का मीनिंग है एक ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एक ऐसा कार्बन जिसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है एंड ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड विद द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स, जो कि सभी के सभी डिफरेंट टाइप के ग्रुप से अटैच है। तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल। वो उसके कारण, कायरल के प्रेजेंस के कारण कोई कंपाउंड कैसा हो जाता है? ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता है। और ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं। तो अगर कायरल कार्बन के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 हो रहा है तो उसमें क्या ध्यान रखना है? उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा होगा, जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव व्हेन हैलोजेंस इज बॉन्डेड विद कायरल कार्बन टू फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द स्टीरियोसोमर, और ये स्टीरियोसोमर फॉर्म करेगा। स्टीरियोसोमर का मतलब है जो ऑप्टिकल एक्टिव है, जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट को रोटेट करता है, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो का मिक्सचर यहां पर बनता है। एंड दिस इन केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज इन्वर्ट। और ये कॉन्फ़िगरेशन SN2 मैकेनिज्म में कैसा होता है? इन्वर्ट होता है, क्योंकि जो लिविंग ग्रुप है उसके बैक साइड से प्रोसीड करता है, लिविंग ग्रुप के बैक साइड से प्रोसीड करता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने का जो डायरेक्शन है वो लिविंग ग्रुप से कैसा है? अपोजिट है। लिविंग ग्रुप से कैसा है? अपोजिट है। और इसका एग्जांपल मैंने आपको एक बताया था, जैसे हमने कहा कि CH3 CH2 होल 4 CH2, और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे इस तरीके के मेंबर्स यूज करते हैं जिसके कारण इसमें कायरल एक्टिविटी जनरेट हो जाती है, कायरल एक्टिविटी जनरेट हो जाती है लिविंग ग्रुप के साथ, ठीक है। अब अगर मैं इसको किसी भी बेस के साथ ट्रीट कर दूंगा तो पहले ये क्या करेगा? पहले ये इंटरमीडिएट बनाएगा और किधर से अटैक करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा। तो अगला जो ग्रुप हमारा अपीयरेंस में आएगा वो कैसा दिखेगा हमको, उसकी बात कर लें तो उस ग्रुप का जो रिजल्टेंट अपीयरेंस होगा वो ऐसा हो जाएगा CH2 होल 4 CH3। ये हमने एक कायरल कार्बन की कंडीशन बनाने के लिए कंडीशन डाली थी, और ये होगा आपका न्यूक्लियोफाइल। यहां पे हम इसको न्यूक्लियोफाइल लिख लेते हैं OH को।
तो OH एज अ न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन था वो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के कारण कैसा हो गया है, इन्वर्ट हो गया है, ऑपोजिट हो गया है, ठीक है। और फाइनली फिर ये यहां पर ये स्टेबल प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा। फाइनली द कंपाउंड इज ब्रोकन इनटू स्टेबल प्रोडक्ट। यहां पे आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल और ये आपका अगला ग्रुप CH3 और ये CH2 होल 4 CH3। ओके, तो दिस इज द कंडीशन फॉर द SN2 मैकेनिज्म। ये SN2 मैकेनिज्म की कंडीशन है, ये SN2 मैकेनिज्म की कंडीशंस है, ठीक है। उसी चीज को जो हमने पढ़ा है अभी हमने उसको रिवाइज किया है एक बार। अब आगे के स्टेप पर बात करते हैं। तो इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन बनता है SN2 मैकेनिज्म में, ये बात मेनली हमको ध्यान रखना है। अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकल एक्टिव हैलाइड है, तो उस कंडीशन में इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेशन होगा, ये बात हमको याद रखना है, ठीक है। तो दिस गिव राइज इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड, इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ये बात ध्यान रखना है। अब आगे के स्टेप में और चर्चा करते हैं इस पे। तो अब आपने यहां तक इसको सीख लिया। अब देखिए, जैसे आपके पास कोई भी ग्रुप है, अब आपके पास अगर CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 और इसके साथ साथ आयोडीन है या क्लोरीन है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या प्रोडक्ट बना देगा ये, दिस गिव राइज द प्रोडक्ट। ये आ गया आपका OH और ये आ गया आपका H और ये आ गया आपका CH3 और ये आ गया CH2 CH3। ओके, तो ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा इस स्टेप के अंदर। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड इन दिस स्टेप, है ना। यहां से ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। अगला रिएक्शन देखते हैं, अगले एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास CH3 के साथ CH3 CHBr CH3 CHBr CH3 CHOH ग्रुप है और इसको हमने ट्रीट किया आयोडीन के साथ। तो यहां पर आयोडीन को एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो NaI प्लस NaI, और यहां पे जो सॉल्वेंट रहता है वो एसीटोन होता है, एसीटोन इज द सॉल्वेंट। तो व्हाट इज द न्यू कंपाउंड, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, I जो है वो न्यूक्लियोफाइल है और Br यहां पे लिविंग ग्रुप है, ठीक है। Br इज द लिविंग ग्रुप। तो अगला जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, I इन्वर्ट हो जाएगा ना। तो I के साथ ये CH और ये CH3, I के साथ CH और ये CH3, और यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, ये रहेगा आपका CH के साथ CH3 और ये CHOH, ठीक है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो दिस इज ऑल्सो कैरी आउट बाय SN2 मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शन भी SN2 मैकेनिज्म से अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन तक पहुंचती है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट बाय SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो SN2 मैकेनिज्म जो कि ट्रांजिशन स्टेट के कारण जाता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है पहले और वो ट्रांजिशन स्टेट फिर फाइनली प्रोडक्ट में चेंज होती है SN2 मैकेनिज्म के अंदर। अब बात करते हैं हम उसके बाद आगे के रिएक्शन, आगे के स्टेप्स पर। तो हेट्रो एटम प्रेजेंट ऑन बीटा कार्बन, हेट्रो आटम प्रेजेंट ऑन बीटा कार्बन, हेट्रो एटम प्रेजेंट ऑन बीटा कार्बन, और हेट्रो एटम प्रेजेंट ऑन बीटा कार्बन, और पाई बॉन्ड प्रेजेंट ऑन गामा कार्बन, और पाई बॉन्ड प्रेजेंट ऑन गामा कार्बन, पाई बॉन्ड प्रेजेंट ऑन गामा कार्बन, पाई बॉन्ड प्रेजेंट ऑन गामा कार्बन, गामा कार्बन, पाई बॉन्ड प्रेजेंट ऑन गामा कार्बन, gamma carbon. Enhance the rate of SN2 reaction. Enhance the rate of SN2 reaction. Enhance the
रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। तो ये क्या करते हैं, अगर कंडीशन है ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है गामा कार्बन पर या बीटा कार्बन पर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो बीटा कार्बन पर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो क्या करेगा, SN2 मैकेनिज्म को एनहेंस कर देगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ हेट्रो एटम प्रेजेंट ऑन बीटा कार्बन, हेट्रो एटम अगर बीटा कार्बन पर है या फिर गामा कार्बन पर कोई पाई बॉन्डेड ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो SN2 मैकेनिज्म को एनहेंस करता है। देखो जैसे एक कंपाउंड लिया मैंने C6H5S, C6H5S, CH2CL, तो ये अब यहां पे कैसे जाएगी रिएक्शन, कैसे कैरी ऑन होगी, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल भी है, OH इज द न्यूक्लियोफाइल हियर। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, तो यहां पे देखिए ये हुआ आपका अल्फा और ये हुआ बीटा, बीटा कार्बन के साथ क्या है, हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप है, बीटा कार्बन के साथ क्या है, सॉरी बीटा कार्बन के साथ हेट्रो ग्रुप है, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप का ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा, इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे पाएगा। तो लिविंग ग्रुप क्या होगा, इमीडिएटली बाहर पास आउट हो जाएगा। तो लिविंग ग्रुप के पास आउट होने के साथ अगली जो कंडीशन इसमें क्रिएट होगी वो कैसी अपीयरेंस में आएगी, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो C6H5S और एक पेयर इसने इस CH2 को ट्रांसफर किया है, तो ये हुआ आपका CH2 और ये हुआ आपका वाला CH2 जिसको उसने पेयर ट्रांसफर किया, है ना। और इसके साथ तो ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये दोनों कार्बन पहले से ही कनेक्टेड थे, तो ये नया ग्रुप आपका बनेगा। और ये यहां पे जो लिविंग ग्रुप है Cl वो जाएगा और OH यहां पर अपीयरेंस में आपको आता हुआ दिखेगा। और फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली व्हाट हैपेंस हियर, तो फाइनली द हैपेंस आफ्टर हैपेंस क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा उसको देखना है। तो C6H5S और ये आ जाएगा आपका अगला जो ग्रुप है वो आ जाएगा CH2OH यहां पर एग्जिस्ट करेगा अब, है ना। और वापस से ये ग्रुप इस तरीके से नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हेट्रोकार्बन, अगर बीटा कार्बन के साथ साथ कोई हेट्रो ग्रुप है, कोई डिफरेंट ग्रुप है, तो वो क्या करता है, वो SN2 मैकेनिज्म को प्रमोट करता है, इट प्रमोट्स द SN2 मैकेनिज्म। इतनी सी बात यहां पे ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है कि नॉर्मली क्वेश्चंस रहते हैं, अधिकांशतः तो आराम से निकल जाता है, लेकिन कई बार अगर कुछ सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की तो वहां पे इन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब अगली बात हमने जो कहा था आपसे कि अगर अगली जो सिचुएशन है उसमें हमने कहा कि अगर गामा कार्बन के साथ साथ क्या एग्जिस्टेंस आ रहा है, पाई बॉन्ड का एग्जिस्टेंस आ रहा है, गामा कार्बन के साथ साथ पाई बॉन्ड का एग्जिस्टेंस आ रहा है। तो जैसे ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2Br डबल बॉन्ड CHBr और इसके साथ साथ अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल है, देयर इज न्यूक्लियोफाइल, और इसके साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी है। तो अगली जो कंडीशन आएगी, देखिए ये हुआ आपका अल्फा, ये हुआ आपका बीटा और ये आपकी पोजीशन रिंग वाला जो कार्बन है वो गामा पोजीशन है। तो क्या करेगा, ये इसके साथ कॉन्जुगेट करेगा, इसके साथ अपने पाई इलेक्ट्रॉन को कॉन्जुगेट करेगा, ठीक है, इसके साथ पाई इलेक्ट्रॉन को कॉन्जुगेट करेगा। और पाई इलेक्ट्रॉन को कॉन्जुगेट करने के बाद तो पाई गामा पोजीशन पर पाई इलेक्ट्रॉन है, तो गामा पोजीशन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, वो डबल बॉन्डेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल करवा रहा है ये, है ना। तो ये हो जाएगा आपका CH2 और ये हो जाएगा आपका CH था और ये आ जाएगा यहां से। तो एक मिनट बैलेंस ही चेक कर ले, 2 1 3 1 4, 2 और 1 3 और 1 4। तो अच्छा, देयर इज नो डबल बॉन्ड, देयर इज मिस्टेक, यहां पे एक मिस्टेक हो रहा था, यहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, तभी तो मैं सोचूं कि क्या हो रहा है, यहां पे ये डबल बॉन्ड है। तो अब जो सिचुएशन आएगी वो ये CH2 और ये Br,
ठीक है, तो अगला जो ट्रांजिशन स्टेट आएगा वो ऐसा बनेगा, है ना। यहां से ये बॉन्डिंग कर लिया इसने, अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट था, तो जब बॉन्ड क्लीव करेगा, जब बॉन्ड टूटेगा, तब वहां से वो वापस से यहां पे देखो, अभी यहां पे चार्ज इसने अपना पेयर डोनेट कर दिया था, तो यहां पे चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण अगला जो ग्रुप है वो यहां पे जब बॉन्ड क्लीवेज करेगा तो वो H यहां आ जाएगा और रिंग को वापस से एज इट इज छोड़ देगा। तो ये हो जाएगा आपका फिर से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, और ये हो गया आपका अगला नया कंपाउंड CH2CH2OH, और लिविंग ग्रुप आउटसाइड चला जाएगा। जो ब्रोमीन था वो कहां चला गया, बाहर के साइड चला गया है, ठीक है। तो दिस इज SN2 मैकेनिज्म व्हेन hetero group present at beta position और pi bond present on gamma position। जब pi bond कहां पर present है, gamma position पर present है तब, ठीक है। इसको कहते हैं SN2 मैकेनिज्म। अब हम लोग बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट SN1 रिएक्शन। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है SN1 रिएक्शन। The next topic is SN1 reaction। यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म है ये SN1। SN1 is the unimolecular फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब एक एक करके मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। पहले एक मॉलिक्यूल की बैलेंस ही चेंज होगी, फिर दूसरे की चेंज होगी, मतलब दोनों साथ साथ काम नहीं करने वाले हैं, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर कहते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, सो इट इज कॉल्ड SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो चलिए पहले डेफिनेशन पे आ जाते हैं। द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन whose rate depends on the substitution reaction whose rate depends on the concentration of whose rate depends on only the concentration of substrate, और रिएक्टेंट भी कह सकते हो आप, only the concentration of substrate or reactant, only the concentration of substrate or reactant, only the concentration of substrate or reactant is called SN1 reaction। तो इसको हम कहते हैं SN1 रिएक्शन, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। Concentration of substrate, rate of reaction is directly proportional to concentration of substance। अगर आपको SN2 याद हो तो वहां पे मैंने बोला था the rate of reaction is depends on concentration of substrate and nucleophile। the rate of reaction SN2 में क्या होता है, depends on concentration of substrate and nucleophile। here the rate of reaction is depends on only the concentration of substrate। तो यहां पर rate of reaction केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज order of reactivity is 3 degree, then 2 degree,
3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहां पर कैसी होती है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इट मींस टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज हियर 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ओके, और कंडीशन क्या रहती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नॉर्मली ये रिएक्शन करता है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ओके, और 1 डिग्री 1 डिग्री हिंडार्ड एल्काइल हैलाइड, जिसमें पड़ोस में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ग्रुप हो जिससे हिंड्रेंस जनरेट हो। तो 1 डिग्री हिंडार्ड एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री हिंडार्ड एल्काइल हैलाइड। और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इन एक्सेस, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इन एक्सेस। तो ये कंडीशन है SN1 के लिए। ठीक है, अगर 3 डिग्री हैलाइड है तो नॉर्मली वो SN1 रिएक्शन करेगा। अगर 1 डिग्री है तो उसके साथ साथ हिंडार्ड ग्रुप होने चाहिए, एडजेसेंट हिंडार्ड ग्रुप होने चाहिए। और अगर 2 डिग्री हैलाइड है तो वो कैसा होना चाहिए? एक्सेस में होना चाहिए। ठीक है, 2 डिग्री हैलाइड इन एक्सेस। इसके बाद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वहां पे क्या था? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। यहां पे क्या आ गया? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एनहेंस SN1 रिएक्शन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन को क्या करते हैं? एनहेंस करते हैं। लाइक वाटर एंड अल्कोहल, जैसे वाटर और अल्कोहल, लाइक वाटर एंड अल्कोहल। C2H5OH ले लेते हैं, लाइक वाटर एंड अल्कोहल। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो है SN1 रिएक्शन के रेट को एनहेंस करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एनहेंस द SN1 रिएक्शन। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें। अगर टर्शरी हैलाइड है तो वो नॉर्मल कंडीशन में जाएगा। प्राइमरी हैलाइड अगर है, 1 डिग्री हैलाइड है, तो एडजेसेंट पोजीशन जो है वो हिंडार्ड होनी चाहिए। और अगर सेकेंडरी हैलाइड है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में होना चाहिए, एक्सेस ऑफ सेकेंडरी हैलाइड। एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट होगा रिएक्शन के लिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट takes place due to formation of कार्बोनियम आयन। यहां पे कार्बोनियम आयन बनेगा, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, जिसमें कार्बोनियम आयन के बनने के बाद प्रोडक्ट बनेगा। मतलब पहले स्टेप में कार्बोनियम आयन बनेगा, फिर वो न्यूक्लियोफाइल से अटैक होने पर कहां जाएगा? स्टेबल प्रोडक्ट में जाएगा। वो SN1 मैकेनिज्म है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। तो 1 by 1 देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? फर्स्ट स्टेप में अब लीडिंग यहां पे जो ग्रुप्स हैं वो टर्शरी हैलाइड का ग्रुप है। तो टर्शरी हैलाइड में बॉन्ड फिशन होगा और ये स्लो स्टेप होती है, स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि स्टेबल है कंपाउंड और अनस्टेबल में जा रहा है तो स्लो होगा इसका रेट। अब ये यहां पे आपके लिए जनरेट करेगा कार्बोनियम आयन। दिस लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी
कार्बोनियम आयन और यहां पे हैलाइड बाहर हो जाएगा। मतलब रिएक्टेंट दोनों थे, लेकिन एक रिएक्टेंट ने पहले कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन किया। वन ऑफ द रिएक्टेंट इज अंडरगो द रिएक्शन। तो पहले स्टेप में एक ही रिएक्टेंट कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, वहां जैसा नहीं हो रहा। वहां पे क्या हो रहा था, लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट था और न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा था। लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो कम देयर। तो वो SN2 मैकेनिज्म था, दोनों साथ साथ काम कर रहे थे। यहां पे कैसा हो रहा है, पहले स्टेप में क्या हुआ, अनस्टेबल कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। अब स्टेप 2 में क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, इन सेकंड स्टेप द कार्बोनियम आयंस आर अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल। और सेकंड स्टेप में ये कार्बोनियम आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइंड हो जाएंगे और न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइंड होने के बाद ये प्रोडक्ट में चले जाएंगे। इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड दिस इज फास्ट स्टेप, क्योंकि कार्बोनियम आयन कैसा है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल से स्टेबल कैसे जाएगा, फास्ट। ओके, तो अब ये बात हुई SN1 मैकेनिज्म की। तो इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the concentration of substrate. The rate of chemical reaction is directly proportional to the concentration of only substrate. Okay, where the formation of product is due to the formation of carbonium ion. Formation of product is due to the formation of carbonium ions. In the first step, the carbonium ions are in the first step, the कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनियम आयन। पहले स्टेप में कंपाउंड कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ। कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन यहां पर इतना इजियर क्यों है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट यहां पर डोमिनेटेड है ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो पहले स्टेप में कार्बोनियम आयन बना, दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। इन द सेकंड स्टेप द कार्बोनियम आयंस आर अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल। इन द सेकंड स्टेप द कार्बोनियम आयंस आर अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टेबल प्रोडक्ट। तो कार्बोनियम आयन न्यूक्लियोफाइल से मिलकर के क्या होगा, स्टेबल प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो दिस इज SN1 मैकेनिज्म। तो जो जिसमें कार्बोनियम आयन एज इंटरमीडिएट बनेंगे वो SN1 है, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट आएगी वो SN2 है। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, तो रिएक्टिविटी आपको बता दिया मैंने, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। 1 डिग्री किस कंडीशन में करेगा, जब एडजेसेंट हिंडर्ड पोजीशंस होंगी, एडजेसेंट पर हिंडर्ड पोजीशन होगी। ठीक है, और 2 डिग्री किस कंडीशन में SN1 कर सकता है, जबकि वो एक्सेस में हो, एक्सेस ऑफ 2 डिग्री हैलाइड इज देयर। ओके, और रिक्वायरमेंट ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट होगा। अब बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब कायरल वाली कंडीशन पे बात करना चाह रहे हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से वहां पर क्या हो रहा था, SN2 में इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन बन रहा था, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल था वो बैक साइड से आ रहा था और फ्रंट पर अटैच था वो। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसका स्टीरियो कैसा होगा, क्योंकि यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनियम आयंस बनेंगे। कार्बोनियम आयंस का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, कार्बोनियम आयंस का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो उसका भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उस पहले जैसा SN1 जैसा SN2 जैसा ये नहीं है। तो अब इसमें कुछ चीजें पहले लिखते हैं। द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, द रिएक्शन ऑफ alkyl halide, the reaction of alkyl halide, the reaction of alkyl halide in which the reaction of alkyl halide in which halogen atom is bonded with chiral carbon. Halogen atom is bonded with chiral carbon, in which halogen atom is bonded with
chiral carbon. Halogen atom is bonded with chiral carbon. Leads the formation of enantiomers. Leads the formation of enantiomers. Leads the formation of enantiomers. It leads the formation of enantiomers. Leads the formation of enantiomers. Leads the formation of enantiomers. One of the same relative configuration. 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 One of the same relative configuration as reacting alkyl halide. एक तो सेम कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा जिस तरीके से वो एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कर रहा है. कॉन्फ़िगरेशन एज द रिएक्टिंग एल्काइल हैलाइड, and the other with invert configuration, and the other with invert configuration. और दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा होगा? इन्वर्ट होगा. तो फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं. The reaction of alkyl halide in which halogen atom is bonded with a chiral carbon atom. Halogen atom is bonded with a chiral carbon atom. Halogen atom is bonded with a chiral carbon atom. Okay. The alkyl halide in which halogen atom is bonded with a chiral carbon leads the formation of enantiomers. तो वो mirror images form करेगा. It forms the enantiomers. One of the same relative configuration, जिसमें एक same relative configuration होगा जिसको हम कहते हैं, जिस relative configuration, it is called one of the same relative configuration, and another one is invert configuration. तो अब दूसरा जो configuration होगा वो कैसा होगा? अदर होगा, अदर टाइप का होगा, इन्वर्ट होगा. तो जो सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके बारे में मैं कह रहा था आपसे, तो उसको हम कहते हैं रिटेन, है ना, रिटेन. तो रिटेंशन और इन्वर्शन दोनों का मिक्सचर मिलेगा यहाँ पे. वहां पे केवल क्या मिल रहा था? ओनली इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था SN2 में. ठीक है. अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म है उसके बेस पे क्या देखने को मिल रहा है? जब कोई हैलोजन ऐसे कार्बन के साथ बॉन्डेड है जो कायरल की कंडीशन में है, तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जो एनांसियोमर्स बनेंगे वो एनांसियोमर्स फॉर्म करेगा, और वन ऑफ द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड सम ऑफ द इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन. तो रिलेटिव और इन्वर्ट दोनों कॉन्फ़िगरेशन यहां पर मिलेंगे. ठीक है. और दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन. और ये सारा फिनोमेना किसके कारण होगा? कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन के कारण होगा. दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटायन. ओके. अब मान लीजिए कोई ऐसा कार्बन है आपके पास जो कि कैसा है? कायरल है. मतलब ये तीनों अल्काइल ग्रुप कैसे हैं? अलग अलग हैं. ऑल द अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट. तो पहले स्लो स्टेप में जाएगा ये कार्बोनियम आयन के अंदर. इन द फर्स्ट स्टेप इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन. तो पहले स्लो स्टेप में ये कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा. इट फॉर्म्स द कार्बोनियम आयन. और कार्बोनियम आयन कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं. कार्बोनियम आयंस आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम रहता है.
पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम और एक ऑर्बिटल इसका टोटली वैकेंट है, देयर इज अ वैकेंट ऑर्बिटल, देयर इज अ वैकेंट ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल इसका कैसा है, खाली है, देयर इज अ वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो, अब बात आई न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की। तो जब आप न्यूक्लियोफाइल के अटैक की बात करोगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, ये हुआ न्यूक्लियोफाइल। तो देयर इज दो रास्ते हैं अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का। न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के दो रास्ते हैं। ये हुआ आपका सेकेंड पाथ, एक तो ये इस तरीके से अटैक करें, और ये हुआ आपका फर्स्ट पाथ कि सीधे सीधे चार्ज के पास अटैक करे या वैकेंट ऑर्बिटल, जाएगा तो वैकेंट ऑर्बिटल में ही, लेकिन अटैक करने के इसके दो रास्ते बन गए। ठीक है, दो रास्ते हैं इसके अटैक करने के। तो अगर ये पहले वाले रास्ते से जाता है, फर्स्ट पाथ को अगर फॉलो करता है, अब यहां से इसको रब कर दूं मैं, अगर देखिए फर्स्ट पाथ को फॉलो करता है मतलब सीधा सीधा यहां पे जाता है, जैसे बोला रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, क्या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पाथ पर अगर ये जाता है तो दिस इज पाथ नंबर 1, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा पहले पाथ पर। अब यहाँ पे लोअर साइड पे स्पेस, चलिए यहीं पे बनाते हैं जिससे वो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो पाथ 1 को अगर फॉलो करता है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, यहाँ है, तो ये हुआ आपका C, ये हुआ आपका R, ये हुआ आपका R1, और ये डाउन साइड है आपका R2, और ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल R2, और ये न्यूक्लियोफाइल। पाथ 1 को अगर फॉलो करता है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ होगा, यहां पर होगा जहां पे उसको होना चाहिए था। तो ये है इसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम बोलते हैं रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, है ना, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर ये हुआ किसके अकॉर्डिंग, 1 के अकॉर्डिंग, तो 1 के अकॉर्डिंग क्या बना, ये 1 पाथ 1, और पाथ 2 को अगर फॉलो करता है, पाथ 2 को अगर फॉलो करता है मतलब इधर से आके अटैक करता है, तो पाथ 2 को अगर फॉलो करेगा तब देखिए क्या हो गया, देयर इज कार्बन, ओके, देयर इज कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे R2 की पोजीशन, यहाँ पे R, और यहाँ पे R1, और यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू पाथ 2। तो पाथ 1 को फॉलो करेगा तो ये रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर पाथ 2 को फॉलो करता है तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, है ना, इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, and this is invert configuration, this is invert configuration। तो ये क्या हो जाएगा, invert configuration हो जाएगा। ओके, तो this is the SN1 मैकेनिज्म, ये SN1 मैकेनिज्म है जिसमें रिटेंशन और इन्वर्शन दोनों का कंपोजिशन मिल सकता है। ओके, तो दिस इज SN1 मैकेनिज्म। तो जो बेसिकली बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जिसमें एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, वो है SN1 मैकेनिज्म। टर्शरी हैलाइड में सबसे फास्ट होगा, देन सेकेंडरी में, देन प्राइमरी में। SN1 का जो मैकेनिज्म है वो कैसे चलेगा, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट होगा। इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और ये कार्बोकैटायन के साथ कार्बोकैटायन ऐसा इंटरमीडिएट इसमें बनेगा। उसके बाद जब इसके हम बात करेंगे, जब इसके कायरल कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे, तो ये रिटेंशन और इन्वर्शन का कंपोजिशन
बना के देगा। उसमें क्या हो रहा था, टोटली इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड बन रहा था, ठीक है, SN2 में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके डिफरेंसेस के बारे में, अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2, कुछ चीजें ताकि वो ध्यान रहे कि कैसे किया था हम लोगों ने। तो SN1 एंड SN2, तो SN1 कैसा है, यूनिमोलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। और ये कैसा है, बायमोलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, बायमोलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर का एग्जांपल है। It is a two-step reaction. It is a two-step, पहले स्टेप में कार्बोनियम आयन बना था। It is a two-step reaction. It is single step reaction. Formation of कार्बोकैटायन, और ये किसके कारण जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो कार्बोनियम आयन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर था वो एज इट इज फॉलो अप हो जाएगा यहां पे। तो बेंजाइल, देन अलाइल, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। बेंजाइल अलाइल मतलब अगर टर्शरी होता, ट्राइफेनाइल होता तो वो सबसे पहले है ना। तो बेंजाइल, अलाइल, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन मिथाइल। और यहां पे क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो SN1 में हो जाएगा मिथाइल, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन इसके बाद अलाइल, देन बेंजाइल, अलाइल, देन बेंजाइल, अलाइल, then benzyl. Okay, so this is order of reactivity for तो दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली 50% इन्वर्शन टेक्स प्लेस, 50% यहां पर इन्वर्शन होता है और 50% रिटेंशन रहता है। तो ओनली 50% इन्वर्शन, ओनली 50% इन्वर्शन टेक्स प्लेस, और ये केवल कायरल की कंडीशन पे रहता है ना, ध्यान रखेंगे। ओनली 50% इन्वर्शन टेक्स प्लेस, और यहां पे क्या हो जाएगा, 100% इन्वर्शन, 100% इन्वर्शन, 100% इन्वर्शन, 100% इन्वर्शन। यहां पे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो इन्वर्ट भी बन सकता है, और इन्वर्ट के साथ साथ इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा। तो 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन, 2 पाथ बने थे, तो 50% इन्वर्जन का और 50% रिटेंशन का। यहां पे क्या हो जाएगा, 100% इज द इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन। कायरल की कंडीशन में 100% इन्वर्ट हो जाएगा SN2। और इसके साथ साथ SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि SN2 में नॉन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द SN2 मैकेनिज्म। ओके कमांडोज, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन, नहीं अभी हमारा हिस्सा बचा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो इलेक्ट्रोफिलिक और इसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैकेनिज्म कंप्लीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।